तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, जिसमें कि घर को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके ऊपर हम एक डिटेल हम सीरीज बना रहे हैं, जिसमें कि एक एक स्टेप को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे प्लिंथ बीम के बारे में, जिसमें कि प्लिंथ बीम को बनाने से पहले और प्लिंथ बीम को बनाने के बाद, तो इन तीनों ही सिनेरियो में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके जो प्लिंथ बीम है या फिर जो नॉर्मल बीम है वो अगर बहुत ज्यादा लेंथ में लंबे है ना, तो वहां पर आपको ना एक्सपेंशन जॉइंट देना चाहिए, क्योंकि लंबे बीम की वजह से वहां पर थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, और जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है ना, ये जो थर्मल जो मूवमेंट होता है तो इसको अलाउ करता है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज करे। तो सिंपली होता क्या है कि इसमें जैसे बीम होते हैं तो बीम को डिवाइड करके ब्रेक करा जाता है और बीच में कोई कंप्रेसिबल कोई मटेरियल डाला जाता है, जैसे कि रबड़ का आपने कुछ मटेरियल डाल दिया जिससे कि वो एडजस्ट हो सके। और आप रोड पे भी जब हमने ट्रैवल करा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाईवे जो है कंक्रीट के बने होते हैं, तो उनके बीच में एक जॉइंट सा दिया हुआ जाता है, तो उसका जो काम है एग्जैक्टली यही रहता है। पॉइंट नंबर 2 में आपको जो प्लिंथ बीम होता है उसका अलाइनमेंट आपको चेक करना चाहिए, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। अब छोटी साइड है तो इसे मैनुअली भी चेक किया सकते हैं, और बड़ी साइड है तो आप इसको करने के लिए टोटल स्टेशन का भी यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर में बात करते हैं क्यूरिंग के बारे में। तो जनरली रिकमेंड किया जाता है कि 7 डेज जो है वो मिनिमम आपको क्यूरिंग करनी चाहिए, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आपका 14 डेज हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 7 डेज से पहले तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लिंथ बीम डाल करके उसे डालते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो उसको आपको गनी बैग से कवर करना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं लैप जॉइंट के बारे में। तो सिंपली ऑब्वियसली बात है, जो सरिया है वो लगभग 39 फीट की लेंथ में आता है। अब कहीं ना कहीं तो उसको जॉइंट देना ही पड़ेगा ना जब हम कटिंग करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए ये सरिया है, ये 2 मेरी जो फिंगर्स है ये आपके सरिया है, अब मान लीजिए इनको जॉइंट कर रहे हैं, तो अगर मैं इस फिंगर को इस फिंगर के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे कि ओवरलैप है। अब इस ओवरलैप को कितना देना चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा थंब रूल है। फॉर एग्जांपल मेरा जो फिंगर है मान लीजिए 12 mm का सरिया है, तो सिंपली जितने भी mm का सरिया है उसकी मल्टीप्लाई आप 50 से कर दीजिए। मान लीजिए 12 mm का सरिया है तो उसकी मल्टीप्लाई आप 50 से करेंगे तो आएगा 600, यानी कि 600 mm का जो आपको ओवरलैप देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 2 फीट का ओवरलैप देकर के फिर उसे बांधेंगे, तो ये एक आइडियल सिचुएशन रहेगी। फिर पॉइंट नंबर 5 में हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। तो जनरली 0.4 से लेकर के 0.5 का वाटर सीमेंट रेशियो रहना चाहिए। हालांकि इसको मेंटेन करना नॉर्मल घरों की साइडों पे इतना ईजी नहीं होता, लेकिन अगर आप मेंटेन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर पानी बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो भी वो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, बहुत कम मिल जाएगा तो भी नहीं आ पाएगी। अब इसको मैं और सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 100 kg सीमेंट यूज हो रहा है, यानी कि 2 बैग सीमेंट का आप जो है मसाला बना रहे हो, तो सिंपली आपको उसमें यानी 100 kg उसको 0.4 से लेकर के 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 40 से 50 लीटर के बीच में जो उसमें पानी मिलना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 6 में बात करते हैं कॉम्पैक्शन के बारे में। तो सिंपली अगर हम कंक्रीट बनाते हैं और उसको हम डालते हैं तो उसमें एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं। अब उसको निकालने के लिए आपको वाइब्रेटर का यूज करना पड़ेगा। वाइब्रेटर उसमें आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो एयर बबल्स है वो निकल जाते हैं और आपकी जो कंक्रीट है वो प्रॉपर डेंस हो जाती है, जिससे कि डेंसिटी बढ़ने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब इस केस में क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाइब्रेटर मारो मारो बहुत ज्यादा मारो, तो बहुत ज्यादा ही वाइब्रेटर मार दे तो वो भी गड़बड़ कर देगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक सेग्रीगेशन हो जाएगा, वो सेपरेशन टाइप हो जाएगा, यानी कि पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जितना वाइब्रेशन जरूरी है उतना ही आपको करना है। बहुत ज्यादा ओवर करेंगे तो वो भी आपका सेग्रीगेट कर देगा आपकी कंक्रीट को, जो कि अगेन आपका कंक्रीट का डिफेक्ट है। फिर पॉइंट नंबर 7 में हम बात करते हैं शटरिंग के बारे में। तो जब भी आपके प्लिंथ बीम को भरा जाता है तो ऑब्वियसली होता है कि ऊपर मतलब दोनों तरफ से उसमें शटरिंग करी जाती है। अब शटरिंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो मटेरियल है या तो वो आपका लोहे का होगा या फिर स्टील का होगा या फिर आपका लकड़ी का होगा। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो ऑयलिंग कर लीजिए, क्योंकि ऑयलिंग करेंगे तो बाद में जब आप उस फॉर्म को रिमूव करेंगे तो वो काफी स्मूथली निकल जाएगा। फिर इसके अलावा ये देख लीजिए जो शटरिंग है ना वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पुरानी है, काफी सारी जगह पे होल्स हो रखे हैं, तो वहां से क्या होगा कंक्रीट आपका लीक हो जाएगा। अब लीक होगा तो ऑब्वियसली बात है कि मोटे मोटे एग्रीगेट्स तो लीक होंगे नहीं, तो वो पानी लीक हो जाएगा, तो वो वाटर सीमेंट रेशियो जो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको लीक प्रूफ जो है उसको रखना है। फिर पॉइंट नंबर 8 में हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग के बारे में। तो जो आपकी जो प्लिंथ बीम में जो स्टीरअप्स होते हैं ना, तो उसके बीच का गैप कितना रहना चाहिए। तो जनरली अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट व्यू से बताऊं तो L/3 और L/4 का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 10 फीट की लेंथ का आपका बीम है, तो L/4 यानी कि 2.5 फीट इधर से 2.5 फीट इधर से आप उसे 4-4 इंची के स्पेस पे रखेंगे, और जो बीच वाला जो आपका जो पोर्शन बच रहा है उसमें आपका जो साइज का जो बीच में जो गैप रहेगा वो 6 इंचेस के आसपास रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं क्लियर कवर के बारे में। तो जब आप बीम को रेस्ट करवाते हैं ना तो वो बिल्कुल नीचे की सरफेस एकदम सपासट होकर एकदम चिपक जाता है, तो बीच में प्रॉपर एक गैप रहना चाहिए। तो वो गैप कितना होना चाहिए, वो 25 mm का गैप जो है जनरली होना ही चाहिए, जिससे कि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना वहां से जो है वो जो सरिया है ना उसके टच में ना आए, क्योंकि अगर उसमें टच में आएगा मॉइस्चर लगेगा तो बिल्डिंग में काफी जल्दी जो है रस्ट लग जाएगा, जिससे कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना कंक्रीट के ग्रेड के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कंक्रीट के ग्रेड जो है M15, M20, M25, M30
फंक्शनैलिटी ये रहते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो M20 या M25 का ग्रेड आपको मिनिमम यूज करना चाहिए घरों में। इनफैक्ट कॉलम हो चाहे बीम हो, तो सब जगह पे M20 या फिर M25 यूज करना चाहिए। अब M20 का मतलब क्या होता है? देखिए M20 का मतलब होता है, इसका जो प्रपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 किलो अगर आप सीमेंट यूज करेंगे तो उसमें आपको 1.5 किलो आपको सैंड यूज करना पड़ेगा, 3 किलो आपको एग्रीगेट यूज करना पड़ेगा। अब इसमें भी जो कंक्रीट जो बनाते हैं ना, जो साइड पे आते हैं, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, अब प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर आप बनाते हैं ना तो उसमें एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है मिक्सिंग करने में। मैंने जो जनरली प्रैक्टिकल देखा है तो वो क्या करते हैं, एग्रीगेट यानी कि जो रोड़ी होती है और जो सैंड होती है दोनों को बराबर प्रोपोर्शन में डाल के चलते हैं। तो ये चीज अगर आपकी साइड पे हो रही है तो उसको जरूर कंट्रोल करो। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं रेनफोर्समेंट यानी कि सरिये अगर मैं डिटेलिंग के बारे में बात करूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर जो है वो इसमें रहते हैं। एक नॉर्मल अगर घरों के हिसाब से हम बात करें तो उसमें 16 mm और 12 mm के सरिये जनरली जो है वो यूज करे जाते हैं। वो कितने यूज करे जाते हैं मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि लोग फिर उसको थंब रूल समझ करके जो है अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें भी अगेन बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि आपकी SBC कितनी है, यानी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, प्लस आप कितने फ्लोर्स लेके जा रहे हो, बीम की जो वो लेंथ कितनी है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सरिये डिपेंड करता है कि कितने यूज करने कितने नहीं करने। इसके अलावा इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कंक्रीट का जो ग्रेड है वो क्या यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया M20 ग्रेड यूज कर रहे हो तो एक सरिया आ रहा है, अब आपने ग्रेड को M20 से बढ़ा के M25 कर दिया, तो फिर जो है वहां पे आप सरिया थोड़ा सा कम भी यूज कर लोगे तो वो चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो कहाँ घटाना है कहाँ बढ़ाना है, तो वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर वाला काम है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर पे अगर आप छोड़ दो तो बेटर रहेगा। और अगर आप अपने घर के लिए प्रॉपर एक अच्छे से स्ट्रक्चर डिजाइन को बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको नीचे फ्लैश हो जाएगा। हमारे एक्सपर्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है आपके घर के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप ये चीज भी चाहेंगे ना कि ये जो आपने सरिया दिया है कैसे दिया, इसकी कैलकुलेशन दो, तो हम वो आपको कैलकुलेशन भी प्रोवाइड करके देंगे। हालांकि वो डिटेलिंग वाला पार्ट आ जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन तक भी, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी थंब से आपने जो वो दे दिया, हर चीज के पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए, फिर जो है उसको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है प्लिंथ बीम से रिलेटेड, जिसको कि अगर आप ध्यान रखेंगे अपने घरों में जब आपका प्लिंथ बीम बनेगा तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा।